अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। बाद लोगों के नज़दीक बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल में मुलव्वस करना चाह रही है हुकूमत। दूसरा नुकता नज़र ये है, देखें जी, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो मकबूलियत है, जिस तरह से लोग उनको चाह रहे हैं, उसके खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने ये चाल चली है। आज का प्रोग्राम हमने इस पर तरतीब दिया है कि ये जो पे दर पे मुख्तलिफ औकात में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है और क्या पर्पज़ है, क्या हुकूमत चाह रही है, ये कोई कानूनी मसला है या सियासी मसला है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर नायब सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अहमद रज़ा खान कसूरी, सुप्रीम कोर्ट के ये सीनियर वकील भी हैं। कसूरी साहब, वेलकम टू आवर शो। कसूरी साहब, ये बताएं कि ये जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये कोई कानूनी इसकी कोई डिमांड थी, पॉलिटिकल कोई मूव है, ये असल में है क्या? देखिए, जहाँ तक तो रियासती अमल का ताल्लुक है तो ये एक टोपी ड्रामा है। जहाँ तक एक अदालती अमल का ताल्लुक है तो अदालत तो अपने रास्ता अख्तियार करती है, कानून भी अपना रास्ता अख्तियार करता है। उसका तरीक़ाकार यही होता है कि पहले अदालत समन इशू करती है, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है, फिर बेलेबल वारंट करती है, फिर नॉन बेलेबल करती है, और फिर वो आपके जो है इश्तिहारी मुल्ज़म आपको डिक्लेयर करती है, और फिर वो 87-88 कार्रवाई के जायदाद जो अपना अदालती अमल है वो तो अपना चलता जाता है। देखना ये कहते बात ये है कि आप देखें कि 16 दिसंबर 2009 को NRO को सुप्रीम कोर्ट ने काला अज़म डिक्लेयर कर दिया और साथ ही डायरेक्शन दी कि आप स्विस कोर्ट को एक ख़त लिखिए कि जहाँ से मामला मुनक़ता हुआ था NRO की वजह से, वहाँ से दोबारा शुरू किया जाए। तो सवाल अब आगे उभरता है कि क्या रियासत ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया? नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यही बात यहाँ अब रियासत की अब है। चीज़ यह है कि आप देखें कि याह्या खान के ऊपर पीपल्स पार्टी ने 71 में 72 में एक टायराइड ऑफ क्रिटिसिज्म ओपन अप की। दूसरा लोग ये कहते हैं, देखें जी, हुकूमत इस वक्त हार्ड लाइन इख्तियार कर रही है और हुकूमत की ये कोशिश है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से जो तमाम मलबा है, एक नुकता नज़र है, वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर हार्ड लाइन इख्तियार की और उसको पाकिस्तान के अवाम के सामने उसको पेश किया कि ये है वो शख्स जिसने मुल्क तोड़ा। हालांकि मुल्क तोड़ने में तो उनका अपना बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसको पेंट ये किया कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अस्मा जलानी केस में उसको यूज़रपा गासिब डिक्लेयर कर दिया। फिर एक बेकार सी औरत को जनरल रानी कहना शुरू कर दिया। वो भी एक डिलिबरेट मूव था पीपल पार्टी का कि ऐसा प्रोपेगेंडा करो कि एक फौजी जर्नैल है या एक फौजी जो है उसको अपनी यूनिफॉर्म में उसका प्राइड ख़त्म हो जाए। दैट वाज द ऑब्जेक्ट। और फिर हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी सारा याह्या खान पर बोझ डाल दिया गया। फिर भुट्टो फ्रेश मैंडेट के साथ आया और फिर वो भुट्टो था, ये तो भुट्टो नहीं है। फिर तारीख हमें क्या बताती है कि वो जनरल याह्या खान की हवा के करीब भी नहीं पहुंच सके। जनरल याह्या खान डाइड हिज नेचुरल डेथ विद कंफर्ट इन हिज प्राइवेट हाउस। बात यह है कि फौज जो है एक एक्सटेंडेड बरादरी है जहां एक दूसरे का बड़ा इज्जत और एहतराम है, जो कि सिविल में नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर इस किस्म की कार्रवाई डालना, दरअसल जो पाक फौज है, जो डिसिप्लिन एक फोर्स है, उसके खिलाफ भी किसी हद तक ये कॉन्स्पिरेसी लगती है। सिविल में अगर आप रिटायरमेंट के बाद नेक्स्ट डे जाएं, फेडरल सेक्रेटरी हो, तो वो जो लोग आपको झुक झुक साम कर वो मुंह मोड़ के चले जाते हैं। लेकिन फौज में अगर आप मेजर थे और आपके नीचे किसी ने एज ए कैप्टन काम किया और वो बाद में पढ़ता पढ़ता लेफ्टिनेंट जनरल हो गया और आप मेजर घर होकर रिटायर हो गए, लेकिन जब भी वो मेजर मिलेगा उसको, वो लेफ्टिनेंट जनरल उसको क्लिक हील करेगा, सर के बात करेगा, क्योंकि वो उसका बड़ा था। जब वो कप्तान था उसका मेजर था। तो फौज एक एक्सटेंडेड बरादरी है उसमें, और ये भी है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फौज इज द रियल पावर। बाकी तो एक लीगल फिक्शन है कि किसी को हम कहते हैं ये सॉवरेन पार्लियामेंट है, किसी को कहते हैं हम ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। ये सारी लीगल फिक्शन है। रियल पावर इज विद द आर्म्ड फोर्सेस। हम ये देखते हैं कि इस वक्त बाद लोग के नज़दीक मीडिया में
एक तबके में एक नुक्ता नज़र है कि उसमें फ़ौज के खिलाफ एक महाज शुरू कर रखा है। आप क्या समझते हैं मौजूदा जो सिनेरियो है जिसमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंज है, ये जो महाज खोलना है ये हमारे लिए बेहतर है? तो चीज़ ये है कि ये सारा एक टोपी ड्रामा है। द होल ऑब्जेक्ट इज कि आर्म फोर्सेस को बदनाम किया जाए, उन पर इतना गंद फेंका जाए कि उनका जो एतमाद और उनका जो एक स्पिरिट है और उसमें जो विल टू फाइट है फॉर पाकिस्तान वो कमज़ोर की जाए। हमारे जो लिमिटेड सोच के सियासतदान हैं वो ये समझते हैं कि अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो हम मजबूत होंगे। देखिए बात ये है, ये भुट्टो ने भी एक थ्योरी इस्तेमाल की 65 वॉर से पहले। उसने जब इसमें एम्बिशन डेवलप हुई टू टेक ओवर द कंट्री तो उसने कहा ये मेरा मुकाबला तो अयूब खां के साथ है। अयूब खां की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अफवाज पाकिस्तान। तो उसने एक वॉर हिस्टेरिया डेवलप किया, 65 की वॉर हो गई जो कि इसकी सारी प्लानिंग थी। अब आइडिया ये था कि लेट पाकिस्तान आर्मी बी डिफीटेड बाय द इंडियन आर्मी एंड डिफीटेड आर्मी कमांडर कैन नॉट होल्ड द फोर्ट एंड देन आई विल इमर्ज। ये वहां तो कामयाब नहीं क्योंकि वो जंग बराबर की खत्म हो गई। 71 में फिर भुट्टो ने यही कहा। उसने कहा, ये भुट्टो का स्टेटमेंट है जो मैं, कि पाकिस्तान में 3 पार्टीज हैं, अवामी लीग, पीपल्स पार्टी एंड अफवाज पाकिस्तान। अब पार्टी 3 है, कुर्सी एक है, एक ने बैठना है, तो म्यूजिकल चेयर रेस ऑफ पावर स्टार्ट हो गई। प्लान क्या किया कि लेट अवामी लीग ए मेजॉरिटी पार्टी जिसका कि हक बनता था कॉन्स्टिट्यूशनल टू टेक ओवर द कंट्री, लेट अवामी लीग बी बम्प्ड ऑफ बाय द मिलिट्री एक्शन। जो 25 मार्च 1971 को मिलिट्री एक्शन हुआ और अवामी लीग का घन बचा को। आप ये समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है कि अवाम को और फौज को आपस में लड़ा दिया जाए, अवाम को और दीगर इदारों के साथ लड़ा दिया जाए ताकि दुश्मन अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो सके। और 26 को जब भुट्टो साहब ढाका से वापस कराची आए तो वर्ल्ड प्रेस को उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। यानी एक डेमोक्रेटिक लीडर ये कह रहा है कि बजाय ये कहता कि आज पाकिस्तान के टूटने की बुनियाद रख दी गई क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी को मिलिट्री एक्शन से खत्म कर दिया गया है, वो कहता है खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। अब पार्टियां रहेगी 2, कुर्सी फिर भी एक है। तो उसने एक वॉर हिस्टेरिया डेवलप किया। चाइना से आया जहां वो अनऑफिशियली गया था अपने मिलिट्री डेलीगेशन के साथ और आके लाहौर में कहा कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो फिर दमादम मस कर दे। एक वॉर हिस्टेरिया बिल्टअप किया। वॉर हिस्टेरिया बिल्टअप किया तो उससे इंडिया ने उसको कॉज बना के आपके ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेयर किया और आपका पाकिस्तान ट्रंकेटेड 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 94,000 फौजी आपके हिंदुस्तान की कैद में चले गए। और 20 दिसंबर 1971 को कौन पावर में आया? A minority party leader, he took over as a civilian martial law administrator of this country. ये आपके सामने गिमिक सामने आपके मसाले हैं कि वो लोग जो हमेशा आर्मी को अपने रास्ते में रुकावट समझते हैं उन्होंने हमेशा आर्मी को जिच करने के लिए कतर की बात करते हैं कि जो फौजी कैदी बना लिए गए ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये भी एक साजिश थी। आप भी इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि जी हमारे जो फौज है उसका मोराल जो है वो डाउन किया जाए और वहाँ पर भारत ने जो है वो कैदी बना लिए और उसके बाद उनको लाया गया। आप समझते हैं वही सिनेरियो या वही जो माइंड सेट है वो इस वक्त भी काम कर रहा है? यही वही तारीख है और मैं समझता हूँ कि आज जितनी ज़रूरत है एक की, आज जबकि आपकी अफवाज पाकिस्तान और आपकी ISI को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है अमेरिका में, वाशिंगटन टाइम में, न्यूयॉर्क टाइम में, उनकी जो सेनेट की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कमेटीज ऑन सिक्योरिटी उसमें पाकिस्तान आर्मी को कंडेम किया जा रहा है। दिस इज अ टाइम कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज विद वन वॉइस दे शुड प्रोवाइड ए बैकअप सपोर्ट टू द पाकिस्तान आर्मी। आपकी बात से ऐसा महसूस होता है कि वही तारीख दोहराई जा रही है। अब इस वक्त कैरेक्टर कोई और है मगर मकसद जो है वो ऑब्जेक्टिव। होल आइडिया इज टू ब्लेम गेम चल रही है कि आर्मी। देखिए बात यह है कि जो सदर मुमलकत है उसका क्या ताल्लुक है पब्लिक मीटिंग से?